हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन। आप सभी का उड़ान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बात करते हैं कि टेक्निकल में आजकल की जो वैकेंसियां आ रही हैं, आपने देखी भी होंगी। अभी करंट में हाल ही में कोल माइंस की जैसी वैकेंसी खत्म हुई, तुरंत बीएचएल की वैकेंसी आ गई। और बीएचएल की वैकेंसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बीएचएल की वैकेंसी के बारे में कि 70 नंबर का टेक्निकल रहेगा उसमें, और 30 नंबर का उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन रीजनिंग, और 30 नंबर और 20 नंबर का उसमें ड्राइंग मैथ वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। कुल मिलाकर के ये है कि वो सिलेबस का एक पैटर्न है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अपन लोगों को थ्योरी पे सबसे ज़्यादा कवर करने वाली चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर 70 नंबर उसी के ही आते हैं। ठीक है। तो ये पेपर के पर्पज ऐसा नहीं है कि ये बीएचएल के ही पर्पज से हो। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इसरो हो, इसरो की वैकेंसी का फॉर्म पहले से फिल हो चुका है। ये मान के चलिए कि आईटीआई वालों के लिए ये 2025 बड़ा गोल्डन टाइम है जॉब लेने का। और कुछ हद तक तो कुछ लोग जॉब के करीब पा चुके हैं। अभी एनपीसीआईएल का रिजल्ट भी आया है। तो ये सारी प्रोसेसें चल रही हैं और लगातार तैयारी की ओर आगे बढ़ते हुए मैं मदन मोहन सेन ऑफलाइन क्लासेस से होकर के अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं अपन लोग। अब अपन बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में मेरी जितनी भी टेक्निकल की क्लास है, जितने से ज़्यादा हो सके उतने तक मैं आपको फैलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, आप लोगों का काम है कि आप मुझे कितना प्यार देते हैं। पर हाँ, ये बात पक्की है कि जितनी भी चीज़ थ्योरी की पढ़ाई जाएगी या समझाई जाएगी, वो बिल्कुल जड़ से चेतन तक का काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति एक बार क्लास देख ले, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, माध्यम हमारा हिंदी ही रहेगा। हिंदी की ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश की जो ज़रूरत है उसको इंग्लिश में याद किया जाएगा। इंग्लिश, क्योंकि अधिकतर टेक्निकल का नाम मतलब इंग्लिश से ही रहता है। पर 10th क्लास के लड़कों को स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशानियां आती हैं, तो इस चक्कर से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है इंग्लिश में। फिर भी जहाँ तक हो, मैं पूरा हिंदी में उसको डिटेल में समझाऊंगा। और इंग्लिश जिसकी अच्छी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अच्छी होने से क्या है कि टेक्निकल लैंग्वेज समझने में दिक्कत कम आती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने दो क्लासेस हैं सेफ्टी की हो गई थी, और तीसरी क्लास अपनी स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है। तो तीसरी क्लास स्टार्ट होने में अपन बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको किस प्रकार से उसका अपन किस से उसकी गंदगी को दूर किया जाए। क्योंकि अपन देख रहे हैं इंडस्ट्री में जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, वातावरण ठीक नहीं होगा, उसका असर अपने ऊपर पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो ये पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। इससे पूरी समस्या फैल जाएगी और पूरी चीज़ें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। तो अपन वो मेथड सीख रहे हैं कि इंडस्ट्री के में जो दिया गया है चैप्टर, तो ये पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये मान के चलो कि इसरो के ये चुनिंदा चैप्टर हैं। इसरो सेफ्टी से ज्यादा, आजकल तो बीएचएल में भी देख लेना, सेफ्टी से कम 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। और मैं पूरा निचोड़ करके दे दिया हूं कि आपको 200-250 पेज पढ़ने की सेफ्टी में कोई जरूरत नहीं है। ये मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे, और वही ऑब्जेक्टिव आपको एज इट एज बिल्कुल किताबों में, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बुक में मेरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को कितने तरीके से मोड़ा जा सकता है, ये वाली बात भी अपन आने वाले जब एमसीक्यू लगाएंगे तो अपन उस पर बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि थ्योरी की। ठीक है। थ्योरी में अगर बात की जाए तो कचरे को किस प्रकार से अपगठन किया जाता है, तो उसकी सबसे पहली प्रोसेस होती है कि रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? तो रिसाइकलिंग ये पहली प्रोसेस है। पहले मैं टेक्निकल की भाषा में जो लिखा है बुक में वो बता देता हूं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। रिसाइकलिंग प्रोसेस में क्या होता है? पुनः चक्रण कचरे के प्रबंधन के सबसे प्रसिद्ध तरीकों में से एक है। यह महंगा नहीं है और आपके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं, आप बहुत सारी ऊर्जा संसाधनों की बचत करेंगे और इस तरह प्रदूषण को कम करेंगे। तो ये परिभाषा। अब इसको अपन बात करते हैं नॉर्मल भाषा में समझने की।
नॉर्मल भाषा में अपन कैसे समझेंगे कि ताकि जो कोई चीज है कि अपन एक बार में अपन अपने ऑब्जेक्टिव की तय तक पहुंच जाए। तो रिसाइकलिंग मेथड क्या है? तो रिसाइकलिंग मेथड उसके नाम से ही जनरेट हो रहा है। क्या? रिसाइकलिंग मतलब एक साइकिल के पहिए की तरह से, साइकिल का पहिया जिस तरह अपन घुमाते हैं ना कि आगे और पीछे घूमता रहता है और साइकिल आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार रिसाइकलिंग मेथड है। तो रिसाइकलिंग मेथड में क्या होता है कि कचरे को जब अपन यूज करते हैं, जैसे इंडस्ट्री में मान के चलिए अपन लेथ मशीन चला रहे हैं, तो लेथ में अपन देखेंगे तो चिप्स वगैरह निकलते हैं। तो चिप्स वगैरह निकलने को अपन उसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे? कि चिप्स जैसे ही निकलेंगे तो चिप्सों को अपन क्या करेंगे, उसको दोबारा से रीयूज करने के लिए उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद फिर उसका रीयूज हो जाएगा। मतलब इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, ना कहीं किसी भी प्रकार की गंदगी फैलेगी। अपन ने कचरे का भी सही सही उपयोग कर लिया। ये रिसाइकलिंग मेथड है। इससे वातावरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपन को मेथड वही अधिकतर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वातावरण पर कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, इससे क्या है, गंदगी वगैरह नहीं होगी और स्वच्छता बनी रहेगी। ठीक है, तो रिसाइकलिंग मेथड क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपोस्टिंग मेथड क्या होती है। कंपोस्टिंग गांव लेवल के जितने भी व्यक्ति होंगे वो ये जान चुके होंगे कि कंपोस्टिंग मेथड क्या होती है। तो कंपोस्टिंग मेथड वो होती है जिसके द्वारा खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो कचरा अपना वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको केंचुए के माध्यम से जो खाद बनाने की प्रोसेस होती है वो कंपोस्टिंग मेथड के अंतर्गत आ जाती है। ये मार्केट में खाद सबसे महंगा बिकता है। ठीक है, तो कंपोस्टिंग मेथड का उपयोग कर लिया, मतलब इससे भी वातावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये तो खेती के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, महंगा भी मार्केट में बिकता है, मतलब अपन ने इसका यूज कर लिया अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को इस तरीके के ऐसी प्रोसेसों को अपन को इंडस्ट्री में अपनाना चाहिए और घर में भी अपनाना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आती है अपनी लैंडफिल। लैंडफिल मेथड क्या है? लैंडफिल मेथड ये है कि कुछ इस प्रकार के कचरा होता है कि जिस कचरे को अपन बाहर, मतलब कचरे को अपन जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं कि याद करता हूं मैं क्या है, कि मान के चलो कि एक नॉर्मल सी भाषा में बता देता हूं ग्रामीण लेवल पे, कि जैसे किसान वगैरह प्याज वगैरह उत्पादन करते हैं, बरसातों में रखते हैं, तो देखते होंगे कि बरसातों में प्याज ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी गंध बहुत बुरी होती है। ठीक है, तो वो वातावरण को दूषित करती है। जब वो वातावरण को दूषित करती है तो किसान क्या करता है, उसका किसान क्या करेगा, एक खुले मैदान में जाएगा, खुले मैदान में एक गड्ढा खोदेगा, उस गड्ढे में उस प्याज को डालेगा और उस पर मिट्टी डाल करके उस चीज को खुले वातावरण में जहां पर लोगों की आवक जावक ना हो ऐसी जगह में उसको दबा के रख देगा। तो बस यही तो है लैंडफिल मेथड। लैंडफिल के उपयोग के माध्यम से लैंडफिल के उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़े क्षेत्र का उपयोग शामिल है। इस जगह को खुले में खोदा जाता है और कचरे से भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो उसकी लैंग्वेज कुछ मैं साधारण भाषा में उदाहरण देकर आपको समझा दिया। ठीक है, तीसरा मेथड है उसका बर्निंग द वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों को जलाना। अपशिष्ट पदार्थों को कैसे? यदि आप पुनः चक्रण नहीं कर सकते या लैंडफिल स्थापित करने के लिए उचित स्थान नहीं है तो आप अपने घर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को जला सकते हैं। भाप राख उत्पादन के कचरे को नियंत्रित जलाना पसंदीदा तकनीकी में से एक माना जाता है। ये इस चीज की मेथड के बारे में बताया गया है। लेकिन इस चीज का जब अपन इस मेथड का यूज करेंगे तो इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो उससे क्या होगा कि वातावरण दूषित होने के संभावना बढ़ती है। ठीक है, जैसे अब मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि उसमें लिखा है कि अगर अपन उसको किसी भी कचरे को अगर अपन उसका रिसाइकिल नहीं कर सकते या उसको जमीन में नहीं गाड़ सकते तो अंतिम उपाय क्या है, उस कचरे को जला देना ही ठीक रहेगा। जैसे कि मान के चलो एक तरह से पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप कहीं भी नहीं फेंक सकते, फेंकोगे तो उसका वो सड़ती गलती तो है नहीं है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जला करके ही उसका खात्मा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, बर्निंग द
वेस्ट मटेरियल उसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, जैसे क्या है, पॉलीथीन, उदाहरण देकर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन ये मेथड वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने की संभावना इसमें रहती है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। ये पास में डायग्राम दिया रखा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सारी चीजें जितनी भी जो दिखाई जा रही हैं, या डायग्राम है, जो भी चीजें हैं, ये बुकों से लेकर के बिल्कुल पीढ़ी, बिल्कुल एक एक चीज को पढ़ करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं। थोड़ी बहुत त्रुटियां लिखने में हो जाती हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं, तो इतना आप समझ ही लो। ठीक है, तो ये डायग्राम है मेथड ऑफ बेस्ट डिस्पोज। ठीक है, तो ऊपर का जो ये एरो से समझना, ये मोस्ट सब्सटेबल है और ये लीड सस्टेनेबल है। ठीक है, मतलब ये तरीका अच्छा है और ये तरीका बेकार है। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। बेस्ट मिनिमिनेशन मतलब कचरे को जहां तक हो कम करने की कोशिश अपन को करनी चाहिए। ठीक है, कचरे को कम करने की कोशिश की, जैसे मान के चलो कि कोई चीज आपके यूज में नहीं आ रही और वो किसी और के काम आ सकती है, तो आप उसको यूज करने के लिए दे दो। जैसे अपन, जैसे घर में सामान वगैरह कुछ निकालने वाला होता है, दीपावली के टाइम पे अपन सफाई करते हैं, तो देखते हैं कि अपन कुछ कचरा अपने यूज का नहीं रहता, जिसको जरूरत है, या जो दुकान वाले जो आते हैं सामान खरीदने वाले, वो ले जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये भी एक तरीका है। ठीक है, दूसरा रीयूज। अब जब उसको कम उपयोग करेंगे तो रीयूज कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बताया था कि इंडस्ट्री में अपन क्या करते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसके चिप्स वगैरह निकलते हैं, लेथ मशीन पर देखा था मैंने, बताया भी आपको। तो उसका अपन क्या करेंगे, रीयूज करके ब्लास्ट फर्नेस में ला करके दोबारा से मेटल बना के फॉर्म में ले आएंगे, तो उसका रीयूज हो जाएगा। बेस्ट तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग भी उसी जैसे ही, रीयूज करके रिसाइकलिंग मतलब अपन ने अभी कचरे को जैसे ही उसको साफ किया, ठीक है, तो उसका रीयूज करके नट बोल्टों में यूज किया, वो रीयूज हो जाएगा। एनर्जी रिकवर कभी अभी अब आजकल के जमाने में क्या हो गया है कि कचरे को जलाने से एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो बड़े मेटल पे एक ऐसा देश है, इसका नाम बताऊंगा, स्वीडन ऐसा देश है। तो स्वीडन एक ऐसा देश है जो अपने 60% कचरे को जला करके एनर्जी जनरेट करता है। तो आजकल एनर्जी भी जनरेट हो रही है। ठीक है, और डिस्पोजल मतलब ये खराब मेथड है जलाना, इससे क्या है, वातावरण पर नुकसान पहुंचता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें पहले ही समझा दी थी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, और भी मेथड हैं। एडवांटेज ऑफ बेड डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान के लाभ क्या हैं? अपशिष्ट निपटान के लाभ तो देखिए, कार्यशाला को साफ सुथरा सुरक्षित करता है, आपका वर्कशॉप सुरक्षित रहेगा, वर्कशॉप सुरक्षा रहेगा, आपका घर सुरक्षा रहेगा, आपका माहौल सुरक्षा रहेगा, आपका देश जिला सारे सुरक्षा रहेंगे, ना गंदगी फैलेगी, ना वातावरण दूषित होगा। ठीक, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करता है। सीधी सी बात है, मान के चलो कि आजकल देखते हैं धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो धूम्रपान का धुआं वगैरह लग जाता है, तो वो भी एक बेस्ट, तंबाकू से बना हुआ है, निकोटिन वगैरह उसमें मिला रहता है, तो वो भी एक बेस्ट मटेरियल में भी गिना जाता है, लेकिन आदमी उसको रिसाइकिल में यूज कर लेता है। आप मत करना पड़े था। ठीक है, तो वो धुआं उसका प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो जब वातावरण को ठीक रखा जाएगा, उसी चीजों को उपयोग नहीं किया जाएगा, तो कोई धुएं से कोई दूषित प्रभाव नहीं रहेगा, आर्थिक दक्षता में सुधार होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो आपके काम करने की जो एनर्जी है, ठीक है, उसमें सुधार होगा, और कंपनी आपके सुधार से आप अच्छे से काम करोगे, इससे कंपनी को प्रोडक्ट प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन होगा, सारी बातें। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी कई मेथड है, ये बड़े लेवल की मेथड है, ये इन मेथडों का यूज बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी है, भस्मीकरण। हिंदी में नाम अजीबो गरीब मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर नाम मैंने निमी पैटर्न से लिए हैं, लेकिन इन नामों को अगर आपने याद कर लिया और इन शब्दों को आपने समझ लिया, तो ये मान के चलिए आके आपको पेपर में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है
कि ये चीज मेरे काम की है, ये मेरा आंसर है, बस बात खत्म। अपन को 4 ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है ही नहीं। जब आप 100 नंबर का टेक्निकल का पेपर देने जाते हो, उसमें अगर 60 नंबर या 70 नंबर की या 75 नंबर की थ्योरी आती है, तो उसमें 25 नंबर ऐसे रहेंगे जिसमें से आपको फेल टिक में आंसर लगाना है। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन होंगे ये, कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना देखा और आंसर किया। और आप देखना इस चीज को, आप पढ़ना, पढ़ने के बाद देखना कि ये सारी चीजें आपसे कैसे और कितनी जल्दी सोल्व होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इंसिनरेशन, भस्मीकरण क्या है? देखो, भस्मीकरण है भस्म करना, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, तो जैसे यज्ञ वगैरह होता है, उसमें नहीं कहते भस्म कर, मतलब यज्ञ में डाल दो इसको, भस्म कर दो, तो बस यही है। तो वो यज्ञ होता है और यहाँ पर अपनी भट्टी होती है, एक ऐसी भट्टी, एक ऐसी ब्लास्ट फर्नेस जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसमें गंदे कचरे को, जो दूषित कचरा है, उसको जला करके उसमें निपटान किया जाता है। मैं अब इसकी टेक्निकल भाषा बता देता हूँ, फिर उसके बाद और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यह कचरे के नियंत्रण दहन की प्रक्रिया है। ठीक है, नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है, जिससे इसे अतुलनीय पदार्थ, राख, अपशिष्ट गैस और गर्मी में कम किया जा सके, इसका इलाज किया जाता है और पर्यावरण में छोड़ा जाता है। इससे कचरे की मात्रा 90% तक कम हो जाती है। कुछ समय में उत्पन्न गर्मी विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको अच्छे लेवल पे समझाऊंगा, जो एक बार में आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि जितने अच्छे उदाहरण होंगे, थ्योरी उतनी अच्छी कंप्लीट होती जाएगी आपकी। ठीक है, लॉकडाउन जब लगा था, तो लॉकडाउन में लगाने के लिए किसी को बॉडी नहीं दी जा रही थी, उसमें क्या किया जा रहा था? तो वो ऐसी ब्लास्ट फर्नेस जो कि हॉस्पिटलों में होती है, ऐसे उसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो संक्रमित बॉडी थी। तो संक्रमित बॉडी को अगर खुले में छोड़ेंगे तो वो और भी संक्रमित करेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी सारी बॉडी थी उसमें हाई टेम्परेचर वाले उसमें कैब में रख करके उसको ढकेल दिया और बॉडी आपकी राख हो गई। एक तरीका ये है। तो यही है एक तरह का इंसिनरेशन। ठीक है, भस्मीकरण। दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूं। दूसरा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी में गैस का रिसा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। अर्जुन सिंह का शासनकाल था। तो उस शासनकाल के टाइम का जो अपशिष्ट कचरा है, 2025 में उसको निपटान किया गया है, क्योंकि वो गैस थी, वो आज भी उसके टैंक के नीचे गंदगी जमी हुई थी और आज भी उसका कहर जारी था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसको पीतमपुर में जाकर के कंपनियों में संपर्क किया। तो एक कंपनी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उस कंपनी को उसका कॉन्टेक्ट दिया। इस पर खूब आंदोलन भी चला पीतमपुर वाले लोगों के लिए कि इतनी खतरनाक गैस हमारे यहाँ क्यों छोड़ी जा रही है। लेकिन ऐसा तरीका नहीं था। गवर्नमेंट का साफ तरीका था कि उस कचरे को कैसे भी निपटा करके उसको खत्म किया जाए। तो ऐसे ही प्रोसेस काय में खिलाती है, ये भस्मीकरण के अंतर्गत आ जाती है। उस कचरे को जला दिया जिससे वातावरण दूषित नहीं होगा। ठीक है, मानव बॉडी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन हो गई। अब बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, चलो। बेस्ट कंपेक्शन, ये सारी चीजें आपको हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाएगा। अगर ये सारी चीजें आपको पढ़ने में आ गई, मैं कह रहा हूँ कि ITI स्टूडेंट चाहे किसी भी ट्रेड का हो, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जितनी भी ट्रेड का हो, ये मायने नहीं रखता कि ये हमारी ट्रेड का है, नहीं, सेफ्टी सबके लिए मायने हैं। ये तो आमजन के लिए भी मायने हैं। पर इंडस्ट्री के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो अपन लोगों को औद्योगिक नीति के तहत ITI वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चीज की जानकारी भी होना चाहिए। और अधिकतर आजकल के क्वेश्चन सेफ्टी से ज्यादा रिलेटेड रह रहे हैं, तो अपन को इस चैप्टर को, एक एक चीज को बड़े आराम से समझना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ये आ जाता है। क्या ये पूछ लेगा डायरेक्ट, बेस्ट कंपेंसेशन क्या है, इनमें से कौन सा विद्युत, इनमें से कौन सी ऐसी मेथड है जिससे कचरे का निपटान नहीं किया जा सकता? किसी और का नाम दे देगा, 4 इनके नाम दे देगा। जब अपन को पता होगा तो अपन टिक कर देंगे, जब पता ही नहीं होगा तो कहां से टिक कर पाएंगे? तो यही है। ठीक है, ये मेथड है। इसमें लिखा है क्या, इसके बारे में ही देख लो टेक्निकल भाषा क्या बोल रही है।
अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें ब्लॉक में जमा हो जाती हैं और पुनः चक्रण के लिए भेज दी जाती हैं। इस प्रक्रिया में स्थान की आवश्यकता होती है, जिससे परिवहन और स्थिति आसान हो जाती है। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे वेस्ट मटेरियल जैसा निकलता है, प्लास्टिक का कचरा, ये बोतलें वगैरह देखा होगा, अपन पानी पी करके उनको फेंक देते हैं। ठीक, तो वो कचरा बोतलों का जब इकट्ठा हो जाता है तो अपन ने देखा होगा, अब जो ज्यादा जगह जगह घेरेगी तो उसको क्या कर देते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक, तो उसको प्रेस करके उस कचरे को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो उस कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसको काय के लिए भेजा जाता है, रिसाइकलिंग के लिए उसको भेजा जाता है। ठीक है, उसमें लिखा है ना, पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्थान की आवश्यकता होती है, जिससे परिवहन और स्थिति आसान हो जाती है। ये क्या है, इसको प्रेस करने की जगह मटेरियल को कम करने के बाद उसका यूज कर देंगे। इससे क्या है, इस कम स्थान में ये सारे कामों को प्रोसेस कर देगा। देखा होगा वीडियो वगैरह में बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह आती हैं जो उसको कंप्रेस कर देती हैं और इतना सारा कचरे को इतना करके रख देती हैं। हाँ, तो ये हो गई क्या, बेस्ट कंपेंसन। आओ फिर डायग्राम क्या बोलता है, डायग्राम भी समझ लेते हैं लगे हाथों। डायग्राम क्या कह रहा है, ठीक है, इंसियरेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस दी गई है। इस प्रोसेस को मैं बता देता हूं, ये काय की प्रोसेस है, ये भस्मांकन की प्रोसेस है। ये एक तरह की भट्टी होती है, भट्टी बोले तो ब्लास्ट पर, टेक्निकल में नाम थोड़े हिंदी में अजीबो गरीब मिलेंगे और इंग्लिश में एक ब्लास्ट फर्नेस टाइप की होती है। ये एक तरह की प्रोसेस है, ये पूरा बना हुआ है डायग्राम में। अब मैं, ये पूरी एक तरह की भट्टी है, भट्टी के नीचे की साइड जो है एस डोर बना हुआ है। ठीक है, एस डोर बोले तो स्लैग स्लैग समय धुआं, राग राग वगैरह जो निकलती है, तो राग वगैरह को निकालने का ये स्थान दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है, ये ग्रेड है, मतलब अपने पदार्थ रखे हुए हैं, जो जलाने वाले पदार्थ होते हैं उसको यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, कंवेंशन एयर इनलेट, यहाँ से हवा का प्रवेश किया गया है। बर्नर ऑयल, अगर हवा का कंप्रेस किया गया है, अगर भट्टी तेजी से आग नहीं पकड़ रही तो तब उस प्रोसेस में अपन क्या करे थे, ऊपर से ऑयल वगैरह जो भी पदार्थ हैं जिससे आग जल्दी पकड़ जाए, वो पदार्थ यहाँ से डाले जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस होने में जो धुआं निकलता है, फ्यूल गैस आउट यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस डायग्राम में दिखाई गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इन चीज़ों को इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इनके बारे में हर जगह कहीं भी सुरक्षित तरीके से दिया नहीं गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से बता दिया हूं। ठीक है, अब अपन ने सारी प्रोसेस पर बात कर ली कि मतलब कचरे को निपटान के कौन कौन से तरीके थे। अब बात आती है कि कचरे को अपन ऐसी कैसी जगह में डालें, ऐसे क्या किया जाए, क्या प्रोसेस बनाई जाए कि जिससे गंदगी भी ना फैले और कचरे की भी पहचान हो जाए, और जो भी प्रोसेस अपन को करनी है वो बड़ी आसान तरीके से हो जाए। तो अपन लोगों आईटीआई में इसमें अपशिष्ट पदार्थ के लिए ये प्रोसेस दिए हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी अपने सामने, तो उनके लिए उनका कलर कोड दिया गया है कि किस कलर से किस चीज को पहचाने जाएंगे। ये नॉर्मल आम जैसे ही अपन आईटीआई प्रवेश करते हैं तो इन चीजों को जान लेना आपके लिए आवश्यक भी है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ का कॉलम इधर है, कलर का कोड इधर है। ठीक है, अब बात करते हैं, याद करने में भी अगर दिक्कत हो तो मैं याद करने वाली प्रोसेस को भी आपको आसान भाषा में, जितना हो सके उतनी आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कागज है, कागज का कलर कोड है नीला, क्योंकि अब इसकी ट्रिक देखो, कागज को नीली पेन से लिखा जाता है, तो नीली पेन से लिखा जाता है इसलिए नीला। ठीक है, याद भी तुरंत की तुरंत हो जाएगा, किसी चीजों को रिलेट करके जब याद करोगे तो चीजें याद करने में बड़ी ही आसान हो जाएंगी। प्लास्टिक पीला, यानी कि पीपी से रिलेट हो रहा है ना, प्लास्टिक पीला, प्लास्टिक पीला। ठीक है,
मेटल, मेटल किसी भी मेटल को जब गर्म करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, तो इसका कलर कोड क्या हो जाएगा? लाल। ठीक। गिलास, गिलास का कलर कोड वैसे देखा हो, गिलास देखने में भी ब्लू कलर जैसा, हरे रंग जैसा होता है, तो ये हरा रंग का। ठीक है। खाद्य पदार्थ, खाने के जो भी पदार्थ होते हैं कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक काले पड़ने लगते हैं, तो इसका काला रंग हो जाएगा। और अन्न के लिए आसमानी नीला। ये कलर कोड अगर आपको इंडस्ट्री में याद है तो आप कचरे को इधर का उधर नहीं करेंगे, जिससे बेस्ट मटेरियल बर्बाद भी नहीं होगा। मैंने ट्रिक के साथ आपको ये सारी प्रोसेसें बता दी हैं। आशा करता हूं कि आप समझ के याद करोगे। और एक चीज याद रखना, पेपर में इसका कलर कोड वगैरह पूछने के लिए आता है। ठीक है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब आप इसरो के पेपर देने जाओगे तो मेरी एक एक क्लास का वीडियो, जितनी भी मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे चीजें आने की संभावना है। ठीक है। अब अपन आगे की क्लास में बात करते हैं। यहां तक अपन ने कचरे के निपटान के तरीके की बात की। मेरी तीसरी क्लास हो चुकी है। चौथी क्लास में सेफ्टी साइन वगैरह के बारे में डालूंगा कि कौन कौन से साइन होते हैं, किस प्रकार के साइन का क्या यूज होता है, और किस साइन को कैसे अपन यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पेपरों में इनका क्या योगदान है, किस प्रकार अपन को समझना चाहिए। ये मैं आपको अपनी चौथी क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने पर देखने में अधिकतर यूट्यूब पर बोरियत हो ही जाती है, और स्टार्टिंग भी है मेरा, तो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी अपने पास टाइम है पढ़ने का, पर एक सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आपके कंफर्म क्लियर करा के मान। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।